हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं जेई का सॉल्यूशन 12th का जून मंथ के टेस्ट का। देखिए, फर्स्ट वन सवाल क्या दे रखा है। एट 298 केल्विन द मोल परसेंटेज ऑफ N2 इन एयर इज 80%। वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm। व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर एट 298 केल्विन। और केएच का वैल्यू हमें mm/Hg में दे रखा है। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लो जाए तो फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन जाएगा Pn2 इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ N2। क्लियर। अब फर्स्ट हम N2 का प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। P ऑफ N2 इज इक्वल टू, तो देखिए टोटल प्रेशर 10 atm है, लेकिन N2 का एयर में कितना परसेंट होता है, 80%। तो मैं 10 atm का 80% निकाल देता हूँ, डिवाइड क्या कर लो 100। तो इससे हमारा क्या आंसर बन जाएगा, 8 atm। 80% यानी कि प्रेशर ऑफ N2 मुझे मिल गया 8 atm। ओके। अब देखिए, मुझे केएच का वैल्यू दे रखा है mm/Hg में, और ये प्रेशर जो मिला वो मुझे atm में है। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ mm/Hg में। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 660 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा mm/Hg में। ये वैल्यू हो गई P ऑफ N2 का पार्शियल प्रेशर, राइट। चलिए, अब तो सारी चीज़ें रेडी है, अब तो केवल फार्मूला लगाना है। x ऑफ N2 इज इक्वल टू P ऑफ N2 अपॉन H। P ऑफ N2 कितना, 6080, डिवाइड के H का वैल्यू कितना, 6.5 क्रॉस 10⁻7। चलिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने से क्या आंसर बन जाएगा, x ऑफ N2 इज इक्वल टू 9.35 क्रॉस 10⁻⁻5। तो आंसर हो जाएगा 10⁻⁻5 है। क्लियर। तो 9.35 क्रॉस 10⁻⁻5। ओके। चलिए, नेक्स्ट वन सवाल है 27 नंबर का। तो 27 में क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ accurately represents the plot of partial pressure of CS2 versus its mole fraction in mixture of acetone and CS2 at constant temperature। तो पहली बात तो यह है कि CS2 और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। क्लियर। तो अगर वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है तो देखिए, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब दो की बात बती। तब देखिए कि CS2 को जब आप मिक्स करेंगे एसीटोन के अंदर तो उसका पॉजिटिव डेविएशन है, और इन पॉजिटिव डेविएशन में द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ग्रेटर देन द प्रेडिक्ट बाय राउल्स लॉ। जितना आप राउल्स लॉ से एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा उस कंपोनेंट का। अभी तो केवल CS2 के बारे में मुझे बोलना, तो मैं ऐसा बोल दूं कि CS2 का जो प्योरली प्रेशर है, CS2 का जो प्योर प्रेशर है उसके मुकाबले उसका सॉल्यूशन में प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ वही है कि जिसमें CS2 का प्रेशर सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन दे रखा है थर्ड वाला। उसमें स्टेटमेंट बोला है द हेनरी लो कांस्टेंट KH कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन ओवर द रेंज फॉर विथ द सॉल्यूशन इज आइडियली डाइल्यूट। तो यानी कि अगर सॉल्यूशन वही है और आइडियली वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसका KH का वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि KH तो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, तो KH केवल डिपेंड करता है एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा सॉल्वेंट बदलने से भी बदलता है और सॉल्यूट बदलने से भी बदलता है। लेकिन कंसंट्रेशन चेंज करने से KH के वैल्यू में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है। सेकंड वन, KH डज नॉट डिफर फॉर द सेम सॉल्यूट इन द डिफर सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्यूट चाहे आप सेम रखें लेकिन सॉल्वेंट चेंज कर दिया फिर भी KH का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा।
इसलिए हमारा सेकंड वन स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा बनेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट में क्या बोला, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी कि ग्लिसरॉल की बात हो रही है। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, OH और OH कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय सिंपल डिस्टिलेशन। यहाँ पे आपको ऐसा बोला कि सिंपल डिस्टिलेशन से मैं 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें OH का नंबर ज़्यादा है, और OH का नंबर ज़्यादा होगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जैसा कि माना जाता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 563 केल्विन और वाटर का है 373 केल्विन। अगर बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस है तो उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन हमारा स्टेटमेंट सही है। सेकंड वन बोला एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, क्योंकि एजियोट्रोपिक मिक्सचर में तो क्या होता है कि सॉल्यूशन के लिक्विड फेज में जितना भी उसका मोल फ्रैक्शन होता है उतना ही मोल फ्रैक्शन उसके गैसीय स्टेट में बनता है एक ही साथ। क्लियर? तो उसको आप सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट बी, यस, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हमारा यहाँ से बन जाएगा अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। At T Kelvin, 100 gram of 95% H2SO4 aqueous solution is mixed with 100 gram of 49% H2SO4 aqueous solution. What is the mole fraction of H2SO4 in resulting solution? तो देखिए पहले मुझे दोनों सॉल्यूशन में H2SO4 का मास कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। अब दोनों सॉल्यूशन में कितना है वो फाइंड करने के लिए मुझे क्या बोला, 100 ग्राम में 98% और ये 100 ग्राम में 49%। तो देखिए ये 100 और ये भी 100 दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 200। क्लियर? तो पूरा सॉल्यूशन दोनों को मिला के हो जाएगा 200, लेकिन उसमें H2SO4 कितना होगा। तो अगर आपको इसको कैलकुलेशन करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई 0.98% है तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया, प्लस 100 मल्टीप्लाई 0.49 इज इक्वल टू इसका मास, तो ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 49, दोनों मिलके हो जाएगा 147 ग्राम। क्लियर? अब सॉल्यूशन का टोटल मास में निकालो तो सॉल्यूशन तो परसेंटेज से मुझे बोला ये भी 100%, ये भी 100%, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 100 ग्राम तो 200 ग्राम। इसमें से मैं सॉलिड को निकाल दूँ तो 200 माइनस 147 कितना होगा 53 ग्राम। तो 53 ग्राम किसका वेट मिला मुझे, पानी का। ये किसका वेट मिला मुझे, H2SO4 का। क्या दोनों का मोल हम निकाल सकते हैं? जी हाँ। तो N ऑफ H2SO4 इस क्या हो जाएगा 147 डिवाइड 98, इसका आंसर कितना बनेगा 1.5। चलिए N ऑफ H2O निकाल देते हैं, क्या होगा, H2O का वेट दे रखा है 53, डिवाइड किससे कर दूँ 80 से, कितना बनेगा 194, यानी कि अप्रोक्स आप इसको 3 मान के चल सकते हैं। अब किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन H2SO4 का निकालना है। तो H2SO4 का मोल फ्रैक्शन यानी कि X ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2SO4 के मोल डिवाइड टोटल मोल 2.94। तो X ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.337। तो आंसर हमारा बन जाएगा चेन्नई वाला, H2SO4 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.337। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 10% बाय वेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसमें भी हमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन ही निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर?
10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन यूरिया का बना रखा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले तो हमें यूरिया का मोलर मास मालूम होना चाहिए। यूरिया का मोलर मास कितना, 16 ग्राम पर मोल। ओके, अभी क्या बोला कि 10%, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, यूरिया। तो पानी कितना होगा, H2O कितना होगा, 90 ग्राम। और यूरिया कितना होगा, NH2 NH2 NH2CO NH2 कितना होगा, 10 ग्राम। चलिए मोल निकालते हैं। N ऑफ H2 एंड N ऑफ यूरिया, इसको 80 से डिवाइड कर लिया, 18 से इसको डिवाइड कर लिया 60 से। ये कितना हो जाएगा, 5 मोल। ये कितना हो जाएगा, 0.16 मोल। चलिए किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स ऑफ H2O इज इक्वल टू H2O का मोल कितना, 5 बटे कितना, 5 प्लस 0.60। एक्स ऑफ H2O कितना बन रहा है, 0.96। क्लियर। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा ये दिल्ली 0.96। चलिए नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला द लिक्विड A and B from an ideal solution temperature T Kelvin at T Kelvin. The vapor pressure of the pure A and B are 55 kilo Newton meter square into 15 kilo Newton meter square respectively. What is the mole fraction of A in the solution of A and B in equilibrium with a vapor in which the mole fraction of A is 0.8? तो देखिए सारी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। चलिए 32 नंबर के सवाल में जो वैल्यू दे रखा है उसको पहले पुट कर लेते हैं, फिर उसको फाइंड करेंगे। जैसे कि मुझे कौन कौन सा वैल्यू दे रखा है, तो ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दे रखा है, पी नॉट ए पी नॉट बी भी दे रखा है। तो पहले हम जो वैल्यू दे रखा है उसको लिख देते हैं। जैसे कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें जाना है। तो वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल, यानी कि पी टोटल यानी कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर। अब देखो कि वाई ए का वैल्यू तो हमें दे रही क्या, कितना, 0.8। चले पी नॉट ए का वैल्यू दे रखा है कितना, 55। एक्स ए का वैल्यू हमें नहीं दिया, एक्स ए। पी नॉट ए कितना, 55। फिर क्या होगा, एक्स ए प्लस पी नॉट बी का वैल्यू हमें दे रखा है, पी नॉट बी का वैल्यू 15 दे रखा है, उसको पुट कर लेंगे। चलिए पी नॉट बी, ये पी नॉट बी। अब एक्स पी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स ए, यस 1। चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ा, ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 55 एक्स ए अपन क्या हो जाएगा, ये 55 एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। क्लियर। अब पी नॉट बी का वैल्यू तो हमें दे रखा था, पी नॉट बी का वैल्यू कितना है, 15। तो उसको तो पुट ही कर लेना है। पी नॉट बी का वैल्यू यहाँ पे 15 दे रखा है, उसको हम पुट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ये क्या हो जाएगा, 15 एक्स है। तो ये जवाब बनेगा 0.8 इज इक्वल टू 55 एक्स है अपॉन 55 एक्स है माइनस 15 है, तो ये हो जाएगा 40 एक्स है प्लस 50। अब इसको यहाँ में मल्टीप्लाई कर दूँ तो जवाब बनेगा 32 एक्स है प्लस 12 इज इक्वल टू 55 एक्स है। ओके, तो अब ये हो जाएगा 23। इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 23, क्योंकि नेगेटिव बनेगा। 23 एक्स है इज इक्वल टू हो जाएगा 12, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बटे 23। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0.52। तो आंसर इसका बन जाएगा 0.52, जो लिक्विड फेज में उसका मोल फ्रैक्शन होगा। चलिए बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वन सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है, द मोलारिटी ऑफ 70% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनो बेसिक एसिड इज एक्स। इस खाली जगह मोलर,
given the density of aqueous solution of 1.52 gram per ml, molar mass of the acid 70 ग्राम पर मोल। ओके, तो देखिए पहले कैलकुलेशन के लिए कुछ जगह बना लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है उससे हमें क्या फाइंड करना है, मोनोबेसिक एसिड का मोलारिटी फाइंड करना है। हमें परसेंटेज दे रखा है मास का, हमें डेंसिटी दे रखा है, तो आप चाहो तो इसका सीधा फॉर्मूला भी बना सकते हैं मोनोबेसिक एसिड का। कौन सा फॉर्मूला कि मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्रॉस डेंसिटी क्रॉस 10 बटे उसका मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट। मोलर मास भी हमें दे रखा है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज कितना 70, डेंसिटी कितना 1.25 क्रॉस 10 डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट भी कितना दे रखा है 70, ये कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा 12.5, मोलारिटी इज इक्वल टू 12.5। क्लियर, बढ़िया। तो आंसर हमारा यहाँ से बन जाएगा 12.5 मोलर है, तो इसका नज़दीक का आंसर हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 30। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फ्लोट्स ऑफ KH फॉर गैसेस इन वाटर वर्सेस टेम्परेचर, गैसेस इन वाटर वर्सेस टेम्परेचर। KH का वैल्यू हमें कंसंट्रेशन के बेसिस पे दे रखा है, तो अभी देखिए हमें मालूम है कि KH और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, जिसका KH ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम। तो KH और सॉल्युबिलिटी भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमें जो गैसेस दे रखी है उसमें से देखिए KH का वैल्यू सबसे कम तो उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, जिसका KH का वैल्यू सबसे ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो इस ग्राफ से हमें मालूम पड़ रहा है कि KH का वैल्यू हीलियम का सबसे ज़्यादा, फिर N2 का, फिर CH4 का। तो इससे हम पता कर पाएंगे कि भाई इसमें जो सूटेबल ग्राफ है वो कौन सा है, हमारा दिल्ली वाला। क्लियर, क्योंकि इसमें हेनरी लो कांस्टेंट K इज मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और एक्सपेरिमेंटल डेटा का वैल्यू KH ऑफ गैस लाइक हीलियम N2 एंड CH4 वाटर इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर अप टू सर्टेन पॉइंट देन आर डिक्रीजेस, कुछ पॉइंट के बाद फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए। इसलिए यहाँ पे कंडीशन बनेगी हीलियम सबसे ज़्यादा, N2 उससे कम, और फिर CH4 का उससे कम। क्लियर, तो इससे रिलेटिव ऑर्डर हमारा बन जाएगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट वन 35 नंबर का सवाल देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन in 1.25 gram per ml, the molality of the solution is। तो मुझे मोलर सॉल्यूशन से मोलल सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट करना है। तो मोलल और मोलर का रिलेशन क्या है, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई थाउजेंड्स डिवाइड 1000 क्रॉस डेंसिटी माइनस मोलारिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट, ये इसका फॉर्मूला। तब उसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए मोलारिटी कितना दिया है 3, 1000 क्या है नंबर, यहाँ भी 1000 नंबर है, डेंसिटी कितना दे रखा है 125, चलिए माइनस मोलारिटी कितना है 3, मॉलिक्यूलर वेट NaCl का कितना 58.5। चलिए इसका कैलकुलेशन करने से हमारा आंसर कितना बन जाता है 2.79 मोल, 2.79 मोल। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा 2.79 मोलर। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन दिखाता है, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता हो। तो यहाँ पर डज नॉट पूछा, उसका मतलब हमें पॉजिटिव नहीं देखना, कौन सा निकालना नेगेटिव।
और नेगेटिव को निकालने के लिए एक सही तरीका कौन सा है कि भाई एसिड को अगर पानी में डाल दिया तो नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। क्लियर। तो अब मैं आपको बोलूँ कि बाइनरी मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन शो द नेगेटिव डेविएशन। एनसीईआरटी के मुताबिक फिनॉल और जो एनिलीन का जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा डेविएशन दिखाता है? नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो नेगेटिव डेविएशन होगा तो वो डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि नेगेटिव होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और हमें पूछा है कि मिनिमम कौन नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम कौन है, तो आंसर बन जाएगा हमारा यहाँ से बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 37 में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दे रखा है कि लिक्विड ए एंड बी फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। देखिए ये बढ़िया कैलकुलेशन वाला थोड़ा सवाल है। लिक्विड ए एंड बी फॉर आइडियल सॉल्यूशन, the vapor pressure of pure liquid A and B are 350 mm of Hg and 670 mm of Hg respectively. At the same temperature, X and Xb are the mole fraction of A and B. The solution and Y and Yb mole fraction of A and B in vapor phase. तब इनके बीच का हमें रिलेशन निकालना है। तो क्या रिलेशन मिलता है देख लेते हैं अभी कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि भाई जो वैल्यू दे रखी है उसको मैं पहले पुट करके फाइंड करना है हमें। तो अकॉर्डिंग राउल्ट लॉ अगर जाए तो पार्शियल प्रेशर का हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि भाई पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर। अब पी ए का जो वेपर फेज में फॉर्मूला है वो भी क्या फॉर्मूला है भाई? पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। ये मोल फ्रैक्शन कहाँ पर है? सॉल्यूशन में। वाई वाले कहाँ पर है? तो गैसियस फॉर्म में। तो इससे मुताबिक मैं आप लिख सकता हूँ कि वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी, राइट, क्योंकि पी टोटल कट जाएगा। चलिए तो पी ए और पी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स से पी नॉट है एक्स है, उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और एक्स बी पी नॉट बी। क्लियर। तो अब यहाँ से पी नॉट बी और पी नॉट ए, और ये हो जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी। अब गिवन वैल्यू हमें पी नॉट ए और पी नॉट बी का है तो उसको मैं पुट कर लेता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा कि भाई पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, पी नॉट ए कितना 350, ये कितना 750, वैल्यू कितना होगा? एक से ज़्यादा, सॉरी एक से कम हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में इसका वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा जानते हैं। तो अभी देखिए पी नॉट ए अपन पी नॉट बी का वैल्यू एक से कम है, तो वाई ए और वाई बी में हम पता कर सकते हैं कि वाई और वाई बी का जो रेशियो होगा वो एक्स से और एक्स बी से छोटा होगा। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन मिल गया कि एक्स से, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू हमें दे रखा है, इसका वैल्यू एक से कम हो रहा है। क्लियर। तो वाई और वाई बी का वैल्यू एक्स से और एक्स बी से छोटा ही होगा। चलिए तो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे भाई? तो एक्स से ग्रेटर देन, सॉरी एक्स से अपन एक्स बी ग्रेटर देन वाई अपन वाई बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। A solution is prepared by adding 2 ग्राम of X to 1 मोल of water। 2 ग्राम X को 1 मोल वाटर में डिसॉल्व कर दिया। मास परसेंटेज ऑफ X इन द सॉल्यूशन इन परसेंट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट मुझे दिया कितना है? 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट भी मुझे दिया, क्योंकि मास सॉल्वेंट के तौर पे क्या है? वाटर। 1 मोल कितना होगा? 18 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? तो सॉल्यूशन का हो जाएगा 18 + 2 यानी कि 20 ग्राम।
क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, मास परसेंट। किसका, सॉल्यूट का। तो x का मास परसेंट निकालने के लिए x इज इक्वल टू क्या कर दो, x का मास कितना 2 ग्राम, टोटल कितना 20, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, आंसर बन जाएगा हमारा कितना 10%। बढ़िया, आसान सवाल मान सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट वन 39 नंबर का सवाल। द नंबर ऑफ यूनिट विच आर यूज्ड इन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग दिस। एक है मास परसेंट, कितने हैं जिससे कंसंट्रेशन फाइंड करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मास परसेंट का इस्तेमाल करते हैं, यस वन, ये ठीक है। मोल कंसंट्रेशन के लिए नहीं है, मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी है, पार्ट्स पर मिलियन है, मोलालिटी है। कितने हुए भाई, 1 2 3 4 एंड 5। 5 ऐसे टर्म है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं उसको कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए 40 नंबर का सवाल देख लेते हैं। The total pressure observed by mixing two liquids A and B in 350 mm of Hg। चलिए इसको भी कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल में जो डेटा गिवन है उसको अगर आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला तुरंत बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, तो यहाँ पे लेट्स वेपर प्रेशर प्योर ए एंड प्योर बी का दे रखा है। तो मैं राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिखूँ, क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। चलिए पी नॉट ए का वैल्यू कितना, ओके, पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू हमें, यस, राउट लॉ के मुताबिक ये फर्स्ट केस में अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो मिक्सिंग में इसका प्रेशर दे रखा है, मिक्स टू लिक्विड ए एंड बी 350 mm ऑफ Hg इन देयर मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर हमें दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 350 इज इक्वल टू पी नॉट एंड पी नॉट बी हमें निकालना है। तो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन कितना है 0.7 प्लस पी नॉट बी निकालना है, मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.3। तो ये एक फार्मूला बन गया। चलिए दूसरे केस में क्या हुआ, तो टोटल प्रेशर बिकम 410 mm Hg, तब जाके भी पी नॉट ए, अब एक्स ए कितना है 0.2, चलिए पी नॉट बी, एक्स बी कितना है 0.8। क्या हुए, दो फॉर्मूले बन गए। अब दोनों फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर लेते तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1570 इज इक्वल टू 5 पी नॉट ए। क्लियर, तब मैं निकाल दूं पी नॉट ए, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी नॉट ए क्या बन जाएगा 1570 प्लस डिवाइड 5, यानी कि पी नॉट ए का वैल्यू कितना बन जाएगा 340 mm ऑफ Hg। क्लियर, तो यहाँ से आंसर हमारा बन जाएगा अहमदाबाद। चलिए सॉल्यूशन के बाद अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में। तो उसमें फर्स्ट वन स्टेटमेंट क्या दे रखा है, phenol on treated with CHCl3 and KOH under reflux conditions followed by acidification product para hydroxybenzaldehyde as the major product and ortho hydroxy as the minor product। ये रीमर टिमन रिएक्शन के बारे में बोल रहा है और बोला कि भाई ऑर्थो से ज़्यादा पेरा का प्रोडक्ट मिलता है। तो नहीं, रीमर टिमन रिएक्शन में जब हमने वो रिएक्शन करवा के देखा फिनॉल का, पहले किसके साथ CHCl3 प्लस किसके साथ KOH के साथ, तो CHCl3 प्लस KOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे आप तो रीमर डिमांड रिएक्शन होगा और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट मिलेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और पेरा वाला जो होगा वो हमें माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पे अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि भाई CHCl3 KOH की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करवा लिया
तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा, और एसिडिफाई किया तो लास्ट में मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बोले तो सैलिसल्डिहाइड। क्लियर। और दूसरा कंडीशन मुझे स्टेटमेंट 2 में बोला, द मिक्सचर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैन बी इजीली सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, पैरा में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकंड 1 इज करेक्ट। क्लियर, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी वो ज़्यादा प्रोडक्ट माना जाता है। क्लियर। यहाँ पे KOH नहीं दिया है, यहाँ पे NaOH दे रखा है, यहाँ पे NaOH हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। A hydroxyl compound X with molar mass 122 mole in acetylate with acetic anhydride using the large excess of the reagent ensuring complete acetylation of hydroxyl group. The product obtained is molar mass 290 gram per mole. तो number of hydroxyl group present in compound। तो देखिए एसिटाइल रिएक्शंस में हम क्या करते हैं कि भाई मेरे पास मान लीजिए अल्कोहल है, अल्कोहल का मैंने एसिड एनहाइड्राइड के साथ या तो फिर एसिड क्लोराइड के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने रिएक्शन करवा लिया। तो अल्कोहल का ये रिएक्शन करने से क्या होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से Cl रिमूव होगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब हम ऐसा पता कर लेते हैं इस रिएक्शन से कि ये प्रोडक्ट बना अल्कोहल से एस्टर OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। तो इसमें से एक H हटा और CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट मतलब उसमें ऐड हुआ। अब इसका मोलर मास होता है 43, एक हाइड्रोजन निकला। तो अगर अल्कोहल का मोलर मास X है तो उसमें ऐड कितना होगा, तो 42 ऐड होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल रहा है 43 में से। तो अगर यहाँ पे मोलर मास में पहले था 122 फिर बना 290, तो मैं क्या करूँ भाई 290 से 122 को माइनस कर दूँ, जितना भी होगा उतना कौन सा ग्रुप ऐड होगा, एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 290 माइनस 122, तो यहाँ से जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 168। क्लियर, इतना मोलर मास में इंक्रीज हो रहा है। तो अब मैं उसको एक एसिटाइल ग्रुप से डिवाइड कर दूं तो उसका नंबर कितना मिलेगा 4। अब 4 मिला, उसका मतलब कितनी बार एसिटाइलेशन हुआ, 4 बार। 4 बार कब हुआ, जब 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंस होंगे तब जाके। तो इसका आंसर बन जाएगा दिल्ली। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट वन सवाल देख लेते 70। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। Statement 1, in the above reaction the product form will be mixture of benzyl alcohol and iodobenzene. Statement 2, in the above reaction the OCH2 bond cleavage, yes alkyl वाला बॉन्ड ब्रेक होगा given the product। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आप दोबारा पढ़ो, इन द रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी मिक्सचर बेंजाइल अल्कोहल। क्या ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गई, इसको H और इसको आयोडीन मिलने वाला है, नहीं भाई ये बॉन्ड वहां से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि अल्काइल और एराइल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड अल्काइल साइड से ब्रेक होगा। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, ये OH मिलेगा और इसको मिलेगा I, तो आयोडोबेंजीन बनेगा और फिनोल बनेगा, इसलिए फर्स्ट वन स्टेटमेंट हमारा गलत है। इन द अबव रिएक्शन द O और CH2 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और गिवन प्रोडक्ट मिलेगा, जी सही बात है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो इनकरेक्ट है, लेकिन वो क्यों इनकरेक्ट है वो साबित करने के लिए दूसरा मिल गया हमें। ओके, तो दूसरा ट्रू है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर देख लेते 44। इसमें क्या दे रखा, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कंपाउंड X दे रखा है मुझे, X का मैंने पहले CO2 के साथ रिएक्शन करवाया, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवाया हाई प्रेशर के साथ, फिर उसको हाइड्रोलिसिस करवाया।
तो कंपाउंड Y बना। तो हमें मालूम पड़ गया भाई ये तो कॉल्बे जैसा कंडीशन है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। कॉल्बे में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। ये क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो Y तो हमें मिल गया। Y डेवलप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर भी देगा, उसका मतलब उसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कि भाई इसमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए जो X कंपाउंड है वो तो हमारा फिनॉल है और Y कंपाउंड है वो हमारा सैलिसिलिक एसिड है। इसके रिस्पेक्ट में हमें बोलना है। तो बोथ कंपाउंड X एंड Y विल डिजोल्व इन NaOH। जी हाँ, फिनॉल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी फिनॉल तो है, तो NaOH के साथ तो बोथ कंपाउंड रिएक्शन कर लेंगे और डिजोल्व हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। कंपाउंड Y इज डिजोल्व इन NaCO3 एंड इवॉल्व गैस। Y डिजोल्व होगा क्योंकि इसमें क्या है, COOH, और कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 के फॉर्म में रिलीज होने वाला है। हाँ, ऑक्सीजन निकलेगा Na2CO3 से, लेकिन ये CO2 रिलीज करेगा। क्लियर, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। कंपाउंड X इज मोर एसिडिक देन कंपाउंड Y। देखिए कंपाउंड X है वो मोर एसिडिक नहीं है क्योंकि ये तो फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे, तो ये मोर एसिडिक होगा Y। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट थर्ड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बोथ कंपाउंड X एंड Y विल टर्न विथ सोडिफाई फ्लेम। तो देखिए ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड होने से वो उसको अगर आप जलाएंगे तो उसका सोडी फ्लेम होगा, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये चेन्नई वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20 नंबर का। अब 20 में क्या दे रखा, सॉरी आपका 20 नहीं होगा, ये तो सवाल हो जाएगा 45 नंबर का। चलिए मैंने सोडियम का साथ फिनॉल का रिएक्शन करवाया, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस और Na प्लस, और 1/2 H2 गैस रिलीज होगा। जी हाँ, दूसरा अगर मैंने NaCO3 के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया तो यहाँ से मेन प्रोडक्ट तो बन जाएगा बेंजीन, और दूसरा यहाँ से सॉरी बेंजीन नहीं, यहाँ पे भी बन जाएगा सोडियम बेंजोइड COO माइनस और Na प्लस, और यहाँ से रिलीज होगा CO2 गैस। अभी मुझे पूछा कंसिडर द फॉलोइंग टू रिएक्शन A एंड B, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ X एंड मोलर मास ऑफ Y। चलिए H2 का मोलर मास कितना, भाई हाइड्रोजन का तो 2 ही होता है, CO2 का कितना 44 होता है। कितना गैस रिलीज हो रहा है, कितना ग्राम, वो नहीं पूछा, A और B का मोलर मास का सम पूछा है। तो A का मोलर मास 2, B का 44, दोनों का मिलके कितना 46 हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। अब 46 में क्या बोला है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स कंटेन एट लिस्ट 1 सेकेंडरी अल्कोहल, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ओके, अब ऑप्टिकली एक्टिव पूछा, ओके सेकेंडरी अल्कोहल पूछा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, आई एम सॉरी, सेकेंडरी पूछा। तो देखिए जिसके साथ OH जुड़ा है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो क्या ये है, नहीं, इसका OH एक ही कार्बन के साथ, ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ, ये भी एक ही, तो ये नहीं हो सकता। चलिए क्या ये सेकेंडरी है, ये कार्बन एक कार्बन के साथ नहीं। चलिए ये क्या सेकेंडरी है, इसका कार्बन ये 2 के साथ, यस ये सेकेंडरी बन गया। चलिए इसका कार्बन ये 3 के साथ 1 2 एंड 3, इसका कार्बन ये भी 1 2 एंड 3, तो ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देख लेते, ये OH ये नहीं हो सकता, क्या ये OH ये हो सकता है, तो ये, और मतलब हमें बोला कंटेंट लिस्ट 1, तो एक मिले तो फिर ख़त्म कर दो उसको। चले यहाँ पे ये होगा सेकेंडरी, बढ़िया। चल को इसको देख लेते हैं, ये CH3 ये भी कार्बन ये भी ये तो टर्शरी हुआ। इसको मैं देखूँ, ये कार्बन ये केवल एक कार्बन के साथ, ये भी नहीं। ये OH वाला कार्बन ये एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये भी नहीं। कितने बने 3 सेकेंडरी अल्कोहल वाले कार्बन है। चलिए नेक्स्ट वन, गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट dimethyl ether is completely soluble in water, however
ethyl ether is soluble in water to very small extent. यहाँ पे क्या बोला, डाई मिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर डाई इथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर टू द वेरी स्मॉल एक्सटेंट. देखिए डाई मिथाइल ईथर होगा ना, वो भी पूरा कंप्लीटली सॉल्युबल तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी दो अल्काइल ग्रुप तो है, और दो अल्काइल ग्रुप होने की वजह से कंप्लीट सॉल्युबल वाटर में नहीं है. हाँ दूसरा तो ठीक है, डाइथाइल ईथर सॉल्युबल इन वाटर वेरी स्मॉल, ये भी स्मॉल ही होगा. डाई मिथाइल ईथर भी स्मॉल ही होगा, दोनों स्मॉल अमाउंट में डिजोल्व होगा, इसलिए फर्स्ट वन गलत हो जाएगा. सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई इथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल इन द लाइट ऑफ गिवन. ओके, ऐसा बोला कि भाई डाइथाइल ईथर है, उसको ड्राई करने के लिए आप सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं. यस वन, क्योंकि सोडियम इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, केवल इसको ड्राई करेगा, पानी होगा, पानी के साथ रिएक्शन करके पानी को भगा ले जाएगा. लेकिन अगर आपने जैसे उसका इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा लिया, तो वो तो इथेनॉल से एच को ले जाएगा, वो तो पानी से रिएक्शन नहीं करेगा. क्लियर, इसलिए ये सेकंड वन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. चलिए, तो 47 में आंसर बन जाएगा अहमदाबाद. नेक्स्ट वन, टॉक्सिक कंपाउंड ए व्हेन रिएक्ट विथ NaCN इन एक्वस एसिडिक मीडियम yield the edible cooking compounds and food preservative. B, चलिए ए का मैंने रिएक्शन करवाया. देखिए टॉक्सिक कंपाउंड ए रिएक्ट विथ NaCN इन एक्वस एसिडिक मीडियम, तो वो बना लेता है बी. बी का इस्तेमाल हम करते हैं कुकिंग में. बी इज कन्वर्ट टू सी. क्यों? उसको डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवा के. क्लियर, C, diborane and can be used an additive to petrol, reduce emission. C, upon reaction with oleum at 140 Celsius, it enable anesthetic. D, ईथर बनाएगा. क्लियर, तो देखिए मैं आपको बोलूं, टॉक्सिक बोला तो ये क्या होगा, मिथेनॉल. NaCN के साथ रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, अभी तो हाइड्रोलिसिस करवाना है, CH3CN हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो ये तो ए था, अभी बी नहीं बना. हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, मैंने बोला कि एक बार हाइड्रोलिसिस से एमाइड, ज्यादा हाइड्रोलिसिस करवाया कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड. कुकिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं विनेगर के फॉर्म में, बढ़िया. चलिए, इसको मैंने डाइबोरेन से B2H6 के रिड्यूस करवाया, अल्कोहल बन जाएगा वापिस से इथेनॉल. इथेनॉल को मैंने 140 सेल्सियस यानी कि 413 केल्विन पे हीट करवाया, इससे बन जाएगा डाइथाइल ईथर. बढ़िया बात हुई. तो आंसर हमारा बन जाएगा मिथेनॉल के बाद एसिटिक एसिड, फिर इथेनॉल, फिर डाइथाइल ईथर. क्लियर. 49 नंबर का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लीस्ट लाइकली टू गिव इंफ्लुएंस ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NHCO3. देखिए क्या बात है कि जिसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे कम है वो रिएक्शन नहीं करेगा, पिक्रिक एसिड रिएक्शन करेगा, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड रिएक्शन करेगा. ओके, अब देखो 4 नाइट्रोबेंजोइक, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं. अब ये बना एनिलीनियम क्लोराइड, ये था हमारे पास एनिलीन, उसका HCl के साथ रिएक्शन हुआ, इसने उसको H+ दिया. इसका अब पहले तो ये सोचो एनिलीन कैसा बेस है. एनिलीन के बाद जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा. रेजोनेंस में जाएगा तो इसको हम डीलोकलाइज बोल देंगे. डीलोकलाइज होगा तो इसका बेसिसिटी कम होगा. बेसिसिटी कम होगा तो उसने अगर एसिड को H+ लोन पेयर दिया तो इससे बन गया एनिलीनियम क्लोराइड. ये बेस कैसा था, बहुत वीक. इसका कॉन्जुगेट क्या बन गया, एसिड. कैसा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग बना उसका मीनिंग NHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा. क्लियर. तो ये भी करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा, ये भी करेगा. हमें बोला कौन नहीं रिएक्शन देगा, या तो फिर लास्ट में कंडीशन होगा. तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रोफिनॉल.
क्योंकि इसमें ये नाइट्रोफिनॉल में जो NO2 जुड़ा हुआ है वो मेटा पोजीशन पे है, तो एसिडिक कैरेक्टर को इतना बढ़ाने वाला नहीं है। क्लियर? तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा इसमें? दिल्ली। ओके, 49 में आंसर हमारा बन जाएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट वन, लास्ट वन सवाल को सॉल्व कर लेते। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन, एनसीईआरटी से बना हुआ सीधा सवाल। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड किस चीज पे करेगा? तो गैस को सॉलिड डिसोल्व करने के लिए उसका नेचर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा, प्रेशर बढ़ाने से भी होगा। क्योंकि नेचर तो KH मतलब KH से पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और टेम्परेचर और जो सॉल्युबिलिटी है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका मतलब ये तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ से दिल्ली। तो चलिए बढ़िया, ये सॉल्यूशन खत्म हुआ। चलिए सभी का धन्यवाद।